नमस्कार दोस्तों। तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू होने वाला था। हालांकि ये इंटरव्यू तो पहले ही शेड्यूल्ड था, ये पहले ही होने वाला था, लेकिन अब होता क्या है कि ट्विटर के ऊपर एक साइबर अटैक हो जाता है और उसकी जानकारी इलॉन मस्क खुद देते हैं कि ट्विटर के सर्वर पर एक साइबर अटैक हो गया है और उसके लिए वो दोषी ठहराते हैं ईरानियन गवर्नमेंट को कि ईरानियन हैकर्स ने ये जो है साइबर अटैक किया है, जिसकी वजह से ये जो इंटरव्यू होना था डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में उसको रीशेड्यूल करना पड़ गया किन्हीं कारणों की वजह से। तो ये जो इंटरव्यू है वो फाइनली आज हुआ, यानी कि 13 अगस्त को 3:30 बजे ये शेड्यूल था। अब यहाँ पर जैसे कि आपने इस वीडियो की थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्लादिमीर पुतिन की भी बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ये हमेशा कहते आए हैं कि पुतिन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड और अगर मैं होता तो यूक्रेन का वॉर कभी होता ही नहीं, ये यूक्रेन इशू नहीं होता, अगर मैं होता तो इजराइल इशू नहीं होता। और ये सारी चीज़ें ये उन्होंने इस पॉडकास्ट में भी वही बोली जो वो बोलते हैं अपने कैंपेन में। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है इलॉन मस्क के साथ जो उनका हुआ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को माना भी इसीलिए जाता है कि वो बहुत ही खुल करके अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, वो खुल करके जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ही बात उन्होंने इसमें कही। तो अगला जो 10-15 मिनट होने वाला है उसमें मैं जो ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हुआ है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में उसका पूरा क्रक्स आपको देने वाला हूँ। अब ये दोनों पर्सनैलिटीज़ यानी कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जब साथ होंगे तो अब इनके लिए मैं कई सारे शब्दों का अगर प्रयोग करूँ तो फेमस, कंट्रोवर्शियल, डिबेटेड, ये तीनों शब्द मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको यूज़ कर लेना, अदरवाइज आप कमेंट में लिखोगे कि नहीं ये फेमस नहीं है, ये तो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ हैं। तो उसके हिसाब से इसीलिए मैंने आपको तीनों शब्द दे दिया। आप तीनों शब्द अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अब ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों ही बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। दोनों एक साथ आते हैं ट्विटर के सर्वर पर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी और वो प्रॉब्लम्स होती भी हैं कि जैसे ये पॉडकास्ट जो है ये 3:30 बजे लाइव होता है और 2-3 सेकंड्स ही हुए थे क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट को फॉलो भी कर रहा था, लाइव में देख भी रहा था। तो जैसे ही ये पॉडकास्ट जो है शुरू होता है 2-3 सेकंड्स ही होते हैं तब तक जो है ट्विटर का सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है और जितने भी यूज़र उस टाइम पर ऑनलाइन होंगे उन्होंने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि उनको वो लॉग आउट हो जाते हैं और वो ट्विटर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उसकी जानकारी इलॉन मस्क देते हैं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि हमारे ऊपर एक DDoS अटैक हो गया है। अब ये DDoS अटैक बेसिकली क्या होता है? ये DDoS अटैक बेसिकली अगर आसान भाषा में समझें आप तो ये तो काफ़ी टेक्निकल भाषा, अगर आसान भाषा में इसको समझना है तो देखो एक सर्वर की अपनी एक ट्रैफिक लिमिट होती है। सपोज एक सर्वर है वो 500 यूज़र्स का ट्रैफिक झेल सकता है। अब एक साथ मान लो वहाँ पर 5000 यूज़र्स आ जाते हैं तो वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो ठीक वही हुआ ट्विटर के साथ में कि ये जो DDoS अटैक हुआ एक साथ 55 मिलियन लोग, और इसीलिए मैं फेमस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पर, 55 मिलियन लोग जो है वो ऑनलाइन आ जाते हैं इनके इंटरव्यू को देखने, मतलब इनके पॉडकास्ट को देखने। और उसके बाद क्या होता है कि पूरा ट्विटर का जो सर्वर है वो क्रैश कर जाता है और इसीलिए लॉग आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये DDoS अटैक हुआ तो इसकी वजह से जो 3:30 बजे ये इंटरव्यू होना था उसको रीशेड्यूल करना पड़ा। भाई वो हैं तो इलॉन मस्क ही, तो उन्होंने फिर से अपने सर्वर के ऊपर काम किया और फिर विदिन एन हाफ एन आवर ये दोबारा से इंटरव्यू लाइव हुआ। कुछ 4:30 बजे के करीब या 5 बजते बजते ये इंटरव्यू दोबारा से लाइव हो गया। अब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो अपनी वही सब बातें शुरू कर देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। अगले 10-15 मिनट में आप समझ जाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के तो क्या मेजर चेंजेस होंगे। और ये चेंजेस सिर्फ यूएस के अंदर में ही नहीं होंगे, ये जो चेंजेस डोनाल्ड ट्रंप करने वाले जियोपॉलिटिक्स में भी पावर शफल होने वाली है बहुत ज़्यादा अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। आई नो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अब जो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा उससे ये चीज़ श्योर भी हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक और पैराडॉक्स मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको 2021 में बैन कर दिया गया था ट्विटर से। और उसके बाद आपको पता है कि इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को टेक ओवर किया और उसके बाद उसका नाम चेंज करके एक्स रखा तो उसके बाद उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी। अब जिन यूज़र्स को ये बातें नहीं पता होंगी, जो व्यूवर्स जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि इलॉन मस्क ने अपने पूरे करियर में पहली बार पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को एंडोर्स किया है पब्लिकली और वो है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इलॉन मस्क का आप करियर अगर देखोगे तो वो हमेशा से डेमोक्रेट्स की तरफ से थोड़ा लीन रहे हैं और डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज को प्रेस करते हुए आए हैं। लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है उसके बाद इलॉन मस्क पूरी तरीके से यहाँ पर
डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सपोर्ट करने लग जाते हैं और पब्लिकली एंडोर्स भी कर देते हैं। तो उसी पब्लिक एंडोर्समेंट का नतीजा है कि ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आप पॉडकास्ट ट्विटर प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अब यहाँ पर जो शुरू होती है पूरी डिस्कशन, उसमें डोनाल्ड ट्रंप पहले तो अपना असैसिनेशन अटेम्प्ट का पूरा बताते हैं कि किस तरीके से वो हुआ, फिर वो कैसे क्यों खड़े हुए, क्यों उन्होंने अपना फिस्ट दिखाया, वो दिखाना चाहते थे मोर पावर टू द पर्सन एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी, इस पर हम नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो आप वर्ल्ड अफेयर्स पे हमने इस पूरे इंसिडेंट को कवर भी किया था, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करी वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर डिस्कस करी। अब देखिए, इलीगल इमिग्रेशन जो है वो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप का टॉप प्रायोरिटी मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि यूएस में 50 to 60 मिलियन जो पीपल हैं, 50 to 60 मिलियन, मैं नंबर अगर सही कोट कर रहा हूं तो 50 to 60 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आज भी रहते हैं। और यूएस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा ओपन बॉर्डर है मेक्सिको के साथ या वेनेजुएला से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। उनके वर्ड सिंपल ये थे डोनाल्ड ट्रंप के कि ये जो लोग हैं वेरी डेंजरस पीपल फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम मिडिल ईस्ट कम टू आवर कंट्री एंड दे आर दी रियल क्रिमिनल्स। वो यहाँ पर आकर के क्राइम करते हैं और इसीलिए यूएस का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिख रहा है। जो मैक्सिको का क्राउड है, जो मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वो यहाँ पर आकर के ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, इफ़ आई कम टू द पावर, तो मैं सबसे पहले तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दूंगा। और उन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा आप देखिए कि जब से ये बाइडन की गवर्नमेंट आई है या डेमोक्रेट्स आए हैं, आप वेनेजुएला का उठाइए क्राइम रेट और वो देखिए कि 70% से क्राइम रेट वहाँ पर कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्रिमिनल्स कम नहीं हुए हैं, क्राइम रेट कम हुआ है, बिकॉज वो सारे जो क्रिमिनल्स हैं दे हैव कम इनटू यूएस। और कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं वो जेल में हैं और जेल में हम उनको पाल रहे हैं। और वो किसके पैसे पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं? वो यूएस में जो एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है, टैक्स पे करता है, उनके पैसे से हम वो जेल चला रहे हैं और उसमें हम इन ड्रग ट्रैफिकर्स को पाल रहे हैं। इनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका जो इमिग्रेशन लॉ है उसमें मेजर चेंजेस की ज़रूरत है कि जो ऐसे ड्रग ट्रैफिकिंग और ऐसी चीज़ों में पकड़े जाते हैं उनको उनकी कंट्री में तुरंत डिपोर्ट किया जाए। भाई आप उनके यहाँ पर केस चलाओ, हम क्यों रख करके उनको पालते हैं? इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ की हैं इलॉन मस्क के साथ अपने इंटरव्यू में। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जब से ये जो बाइडन आए हैं, क्योंकि इनकी पॉलिसी इतनी फेल्ड पॉलिसी है और ये एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए कि इनको करना क्या है, इसीलिए इन्होंने ट्रंप वॉल को भी रुकवा दिया। अब अगर आप जानते होंगे तो ट्रंप वॉल बेसिकली क्या, ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने सबसे पहली चीज़, वो उस टाइम पर भी इलीगल इमिग्रेंट्स के बहुत खिलाफ थे और वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है मोस्टली यूएस में एंटर करते हैं वो मैक्सिको बॉर्डर थे। एक पूरा डोंकी रूट है जो आपने देखा होगा कि पनामा के जंगल से होते हुए साउथ अमेरिका क्रॉस करके मैक्सिको पहुंचते हैं और मैक्सिको से जो ये बॉर्डर आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, जो मैक्सिको के साथ यूएस का बॉर्डर लगता है, इस बॉर्डर के थ्रू ये लोग यूएस में एंटर करते हैं। अब यहाँ पर कई सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी पड़ी होंगी। नेटफ्लिक्स की एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री थी ड्रग ट्रेड के ऊपर और वहाँ पर उसने दिखाया था कि किस तरीके से इलीगली लोग यूएस में एंटर करते हैं और जो जितना भी ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, जितना ड्रग्स पहुंचता है यूएस के अंदर में, वो एक्चुअल में मैक्सिको बॉर्डर से ही पहुंच पाता है। और बाय फुट ये लोग जो है मैक्सिको का जो किलोमीटर, मतलब कई 100 किलोमीटर पार करके यूएस में एंटर करते हैं। पूरा मतलब रेतीला जंगल है वो, और उसको क्रॉस करके ये लोग यूएस में एंटर करते हैं और वहाँ पर फिर ड्रग ट्रेड होता है बहुत बड़े मात्रा में। और मैक्सिको में ही बहुत इनफेमस कार्टेल जो है वो सिनालोआ कार्टेल, जिसमें आपने एल चापो गुज़मान का नाम सुना होगा। अभी एल चापो गुज़मान के बेटे को अरेस्ट भी किया गया यूएस में, और जो दूसरा ड्रग लॉर्ड था उसको भी, इस्माइल, उसको भी अरेस्ट किया गया। तो इन सारे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस के लिए, और यूएस में ड्रग इशू बहुत ज़्यादा है। और इस ड्रग इशू से ही कनेक्टेड इशू है इलीगल इमिग्रेशन का, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन होता है दैट लीड्स टू द ड्रग ट्रेड एंड ड्रग ट्रेड लीड्स टू द ड्रग एडिक्ट्स इन यूएस। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके ऊपर सीरियसली क्रैकडाउन करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, और इसीलिए उन्होंने एक ट्रंप वॉल बनाया था। ये पूरा जो आपको मैक्सिको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसके अलोंग ये एक पूरी वॉल बनाना चाहते थे अपने बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। अब ये काम शुरू हो चुका था 2020 में, लेकिन 2020 में जैसे ही ये हटते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की सरकार आती है, वो इस
ट्रम्प वॉल को रुकवा देती है। और इसके बाद क्या होता है कि इलीगल इमिग्रेशन जैसे पहले चल रहा था वैसे बाद में भी चलने लगता है, और ड्रग प्रॉब्लम जो पहले थी वो आज भी परसिस्ट कर रही है। तो इस चीज़ को रेखांकित करते हुए उन्होंने इलॉन मस्क को अपनी बात बताई। तो उनके अगर पॉलिसी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कोई चीज़ रहने वाली है तो वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे डोनाल्ड ट्रंप अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज उनको सीधा ही अब डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे आपने यूके में एक बिल देखा था कि भाई हम केस यूके में नहीं चलाएंगे, रवांडा को पैसा भी दे दिया था और रवांडा इनको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर रवांडा में इनके ऊपर केस वेस चलेगा, ये वहाँ पर रहेंगे और जब केस ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा, जैसा भी है। तो यूएस में भी कुछ इसी प्रकार का लॉ लाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की है कि हम यूएस में उनके ऊपर केस नहीं चलाएंगे, हम सीधा उनको उनकी कंट्री में डिपोर्ट कर देंगे। अब कंट्री संभाले कौन है ये, अगर उनके पास कोई कागजात नहीं हुए, अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हुए। तो यहाँ पर मैक्सिको बॉर्डर से जो डोंकी रूट लेकर के घुसते थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारा इस टॉपिक का, इस पूरे वीडियो का मेन मुद्दा भी होने वाला है, दैट इज द जियोपॉलिटिक्स। अब यहाँ पर उन्होंने जियोपॉलिटिक्स में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम्स की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की बात करी। उन्होंने कहा पुतिन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सीधा उन्होंने यही उनके सेंटेंस थे कि पुतिन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड मैं और आई एंड पुतिन गो अलॉन्ग वेरी वेल, और हमें कोई भी इशू नहीं एक दूसरे से। इसीलिए जब भी मैं प्रेसिडेंट बना तो ये यूक्रेन का इशू नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप देखो, जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो कितनी सिचुएशन ख़राब थी। 2014 में क्राइमिया का इशू हुआ था, क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था रशिया ने, एंड रशिया वॉज आइंग ऑन यूक्रेन। और रशिया को प्रॉब्लम ये थी यूक्रेन से। उन्होंने बोला कि जब मैंने पुतिन से बात करी तो पुतिन ने डायरेक्टली मेरे से कहा था कि यूक्रेन मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज ऑफ द नेटो वॉल कमिंग टुवर्ड्स मी एंड आई डोंट वांट दैट। तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने उनको आश्वासन दिया कि नेटो आपकी तरफ एक्सटेंड नहीं होगा, विल नॉट लेट यूक्रेन एंटर इनटू द नेटो। और यही प्रॉब्लम हुई कि जब वो हटे, जो बाइडन आए, जो बाइडन की पॉलिसीज़ में इतने फॉल्ट्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यूक्रेन वॉर होता है इवेंचुअली। और आप देखिए कि 2020 में ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये बहुत हद तक ठीक बात भी है, बिकॉज 2014 में क्राइमिया के इशू के बाद ये मैटर बहुत इंटरनेशनलाइज हो गया था और वहाँ पर कहीं ना कहीं वॉर होने की आशंका बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो मेजर शिफ्ट हुआ था ना, वॉर क्यों नहीं हुई इतने सालों तक 2014 के बाद, तो उसमें बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप का पीरियड है वो बहुत ही पीरियड है 2017 से 2020 का। और उन्होंने जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पुतिन से बात करके इस चीज़ को रोकी है, ये बात खुद पुतिन ने भी एडमिट करी है। पुतिन का भी, ये जो रशियन न्यूज़ एजेंसी का मैं यहाँ पर कटआउट लेके आया हूँ, यहाँ पर पुतिन देखिए साफ इन्होंने भी कहा कि हमारा और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है। जैसा पर्सनल रिलेशनशिप जॉर्ज बुश के साथ था, ठीक वैसा ही कुछ रिलेशनशिप मेरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी है, एंड आई एंड ही गेट अलॉन्ग वेरी वेल। उन्होंने भी सेम बात करी थी व्लादिमीर पुतिन ने। तो ये वन साइडेड बात नहीं है, टू साइडेड बात है डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसको मानना ही पड़ेगा। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं वो यूक्रेन का जो इशू था वो डिले हुआ, और जैसे 2020 में उनकी गवर्नमेंट गई और 2021 में बाइडन आ गए थे और 2022 में आपको यूक्रेन वॉर देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने शिफ्ट की और वो बात करना शुरू किया उन्होंने इजराइल के बारे में। उन्होंने कहा ये इजराइल और ये हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक ही एट द फर्स्ट प्लेस कैसे किया, ये पूरा इजराइल इशू कैसे हुआ। आप अगर इसके तह तक जाएंगे तो इसका सिंपल सा कारण ये था कि ईरान बहुत स्ट्रांग हो गया। और ईरान क्यों स्ट्रांग हुआ, बिकॉज उसको स्ट्रांग होने दिया गया। अब यहाँ पर भी जो उन्होंने बात की है उसको भी मैं प्रूव करके बताता हूँ कि किस तरीके से वो सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान स्ट्रांग कैसे हो गया, तो उसमें उन्होंने बताया कि ईरान को स्ट्रांग होने क्यों दिया गया, बिकॉज इन्होंने ईरान को खुला छोड़ दिया ट्रेड करने के लिए। जब मैं था तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस मैंने दोबारा से लगवाए थे। अब होता क्या है, आप एक चीज़ इसको सर्च कर लेना कि 2015 में क्या हुआ था ना, कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए थे JCPOA साइन करवा करके। JCPOA में मतलब उन्होंने साइन करवाया था, इससे ये एक अग्रीमेंट था जिससे ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस को हटा दिया गया था और ईरान से कुछ शर्तें इसमें मंजूर करवाई गई थी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। हर IAEA की जो कमेटी है वो जा करके चेक करेगी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को कि वो इतना ही कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरेनियम ही रख सकते हैं, और तमाम ऐसी शर्तें थी, बहुत सारी उसमें शर्तें थी। तो ईरान उसकी शर्तों के लिए मान गया था और JCPOA पे साइन कर दिया था। उसके बाद 2015 में ईरान के ऊपर से वो सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए गए थे। फिर होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2017 में, और डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं US के, तो वो ये जो सारे सैंक्शंस थे इसको हटा देते हैं। ये जो सारे सैंक्शंस लिफ्ट किए गए थे इनको ख़त्म करते हैं और वो सैंक्शंस दोबारा से ईरान के ऊपर लगा देते हैं, बल्कि और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा देते हैं ईरान के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जब
मैं 2017 में आया, सबसे पहला काम मैंने ईरान को चेक किया था। सबसे पहले ईरान को मैंने लिमिट किया था, उसकी पावर्स को। और उस टाइम पर ईरान की इकॉनमी बहुत ख़राब हो गई थी, ईरान के पास पैसे ही नहीं थे। जब अपनी कंट्री को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो हमास को और फिर वो हिजबुल्लाह को, इनको कहाँ से पैसे देता। तो इसलिए ग्रुप्स भी कमज़ोर हुआ करते थे उस टाइम पर। अब क्योंकि जो बाइडेन ने उसको चेक में नहीं रखा ईरान को, तो ईरान स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग कैसे हो पाया? क्योंकि वो ट्रेड कर पाया इजीली, और ट्रेड करके वो चाइना से उसने अपनी इकॉनमी को रिबिल्ड किया। और उसके बाद अपनी इकॉनमी को रिबिल्ड करने के बाद उसने पैसा देना वापस से अपने जो ये ग्रुप्स हैं, जो प्रॉक्सीज हैं उसके, उनको और स्ट्रांग बनाया। और उसके बाद ही हमास इस पोजीशन में आ पाया कि वो इजराइल पर अटैक कर पाया। अदरवाइज हमास इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और वो कभी अटैक नहीं कर पाता। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, और बहुत हद तक ये कहना ठीक भी लग रहा है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इनकी जो पॉलिसी फेलियर थी इजराइल को लेकर के, ईरान को लेकर के, इन्होंने रशिया से पंगा किया। जब तक मैं था तो मैं रशिया से अच्छे रिलेशंस बना करके रखने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने रशिया से पंगा किया, चाइना से ऑलरेडी इश्यूज थे, ईरान को भी इन्होंने स्ट्रांग बनने दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि रशिया, चाइना और ईरान का एक एक्सिस बन गया यूएस के खिलाफ, और ये एक्सिस आज काम कर रहा है। और इसी वजह से ये एक्सिस इतना स्ट्रांग है आज की डेट में। अगर यूक्रेन इशू एट द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं तो इतना प्रॉब्लम यूएस में कभी आता ही नहीं, इतना ऑयल प्रॉब्लम नहीं आता, इतनी महंगाई नहीं होती। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर ईरान इतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो इजराइल का इशू नहीं होता, मिडिल ईस्ट शांत होता और बिजनेस आराम से चल रहा होता, यूएस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज़ का। लेकिन आज वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो दोनों पॉइंट्स कहे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि दोनों पॉइंट्स अपनी जगह पर ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो बाइडेन को, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की डेट में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन, ये दोनों जो हैं वो अपने गेम के टॉप पर हैं। और ये बात जो बाइडेन के अभी तक समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए उनको हम स्लीपी जो बोलते हैं। वो स्लीपी जो है, उनकी पॉलिसीज़ भी उसी तरीके से स्लीपी जो की तरह काम करती हैं, क्योंकि उनको कोई भी इशू जो है वो बहुत देर में समझ में आता है। जैसे मिडिल ईस्ट उनके हाथ से निकल गया, एशिया उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया है, अफ्रीका उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया है। एंड बिकॉज ही डजेंट नो हाउ टू रूल यूएसए, उनको नहीं पता है कि यूएस को कैसे रन करना है। और इस वजह से मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज आप आज की डेट में देखते हो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है यूएस को हर जगह अपनी नोज पोक करने की। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने आगे समझाया कि देखिए, सबसे पहला इशू सीरिया। अब ये सीरिया इशू कैसे क्रिएट हुआ इतना बड़ा? आज भी मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा इशू है वो सीरिया इशू है। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि ये डेमोक्रेट पार्टी का क्रिएट किया हुआ है, मतलब यूएस का क्रिएट किया हुआ। मैं आपको समझाता हूं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे थे सीरिया इशू के बारे में। अब देखिए, जिन लोगों को पता होगा सीरिया इशू के बारे में, सीरिया में सिंपल इशू, जो आज प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनके फादर हुआ करते थे। तो वो एक मिलिट्री कू करके उनके फादर ने पावर, सत्ता वहाँ पर हथियाई थी सीरिया के अंदर में। उनके फादर के बाद ये जो सत्ता है ये बशर अल असद के हाथ में आ जाती है। बशर अल असद इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ डिक्टेटर लीडर वहाँ पर। अब जो 70% पॉपुलेशन थी सीरिया की, वो सुन्नी मुस्लिम्स की थी। बशर अल असद शिया कम्युनिटी से आते थे। चलो, वो इशू था एक, वो इशू चल ही रहा था। इसी के बीच में 2011 वाला टाइम था जहाँ पर अरब स्प्रिंग का समय हुआ करता था, और अगल बगल के सीरिया के सारे देशों में अरब स्प्रिंग की वजह से प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें, और जितने भी डिक्टेटर टाइप के लीडर्स थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, सत्ता गिराई जा रही थी, वो सारी बातें आपको पता ही हैं। तो इससे बशर अल असद भी काफ़ी परेशान थे। उनको भी डर था कि कहीं उनकी सत्ता को भी ना चैलेंज किया जाए, बिकॉज 70% जो जनता है वो उनके खिलाफ थी, वो सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी, और उनको पता था कि इन लोगों ने सत्ता हथियाई हुई है। लेकिन ऐसा कोई मेजर प्रोटेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था सीरिया के अंदर में। और लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली क्रैक डाउन भी कर रहे थे उन प्रोटेस्ट के ऊपर। छोटा मोटा भी कहीं कुछ होता था तो बशर अल असद बहुत हार्ड जाते थे उसके ऊपर। और फिर वहाँ पर एक 14 साल के बच्चे ने दीवार पर लिख दिया कि नाउ इट्स योर टर्न करके, और उसके बाद वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सबको उठा लिया गया, और फिर उनको बहुत मारा पीटा गया, और उसकी वजह से वो पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। तो बेसिकली जो सीरिया की लड़ाई थी वो प्रोटेस्टर्स और बशर अल असद की सरकार के बीच में थी। वहाँ पर और किसी का कोई इशू नहीं था। अब जो प्रोटेस्टर्स थे मोस्टली वो सुन्नी मुस्लिम थे 70%। तो वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने आईसिस पहुँच जाता है, और इसीलिए वो नाम चेंज करके इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर देता है। पहले वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक था, सिर्फ ISI था, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया होता है जब वो सीरिया में एंटर करता है उन सुन्नी मुस्लिम्स को हेल्प करने। और वहाँ पर एक जो अपना कुर्द प्रोटेस्ट था, उनको भी लगता है, कुर्द लोगों को, कि ये सही टाइम है बशर अल असद की सरकार गिराने की और अपना एक कुर्दिस्तान बनाने की। तो वो कुर्दिस्तान की मांग भी उसी समय शुरू हो जाती है। तो वो कुर्द लोग आ गए थे, तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर यूएस को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है।
और डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश भी की थी कि सीरिया से ट्रूप्स को वापस बुला लिया जाए, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, इसलिए सीरिया से यूएस ट्रूप्स वापस नहीं आ पाती हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। तो उसके बाद क्या करते हैं कि उस टाइम पर बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे सीरिया में, जब ये इशूज चल रहे थे। उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा आईसिस को क्रैकडाउन करने के लिए, आईसिस के ऊपर अटैक करने के लिए यूएस ट्रूप्स को डायरेक्टली सीरिया के अंदर एंट्री दे दी, डायरेक्टली बॉम्ब गिरा दिया, और उसकी वजह से इस पूरे मामले में यूएस एंटर हुआ। और जैसे ही यूएस एंटर हुआ, यहाँ पर दूसरे साइड से रशिया एंटर हो गया, और आज आप देख रहे हो कि वो कितना भयंकर ये इशू बन चुका है, जहाँ पर आपको समझने में ही 1-1.5 घंटे लग जाएंगे कि सीरिया में लड़ कौन किससे रहा है, कितने ग्रुप्स वहाँ पर लड़ रहे हैं, कौन किससे लड़ रहा है, ये आपको समझने में ही कई घंटों का वक्त लग जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स इशू इसको बना दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ बराक ओबामा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो सीरिया में ये फेल हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ये फेल हो गए, पूरा मिडिल ईस्ट इनके हाथ से निकल गया इसी वजह से। अब उसी के लिए उन्होंने फिर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि जब मैं पावर में आया तो मैंने सीरिया के लिए कोशिश करी कि हमारी ट्रूप्स वहाँ से वापस आ जाएं। अफगानिस्तान के लिए मैंने दोहा डील की, जहाँ पर तालिबान से बैठ करके एक टेबल पे बात की और तालिबान को उनका कंट्री दे दिया कि भाई अफगानिस्तान आपका है, आप देखो क्या करना है, माई बॉयज़ आर नॉट गोइंग टू डाई इन टू अफगानिस्तान। ये बात उन्होंने इलॉन मस्क से कही, और इसीलिए मैंने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया कि यूएस का क्या लेना देना है अफगानिस्तान में, ना हमारा कोई बिजनेस है उनसे, ना हमारा कोई फ़ायदा है उनसे, तो हम उनसे क्यों, हमारा कोई लेना देना है, हम क्यों नो स्पोक करें हर इशू के अंदर में। वही हम काम हम सीरिया के अंदर में कर रहे हैं, वही काम आज हम इजराइल में कर रहे हैं, वही काम आज हम यूक्रेन में कर रहे हैं। तो ये सारी जो स्ट्रॉन्ग बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, इससे आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आती है कि व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम इनटू पावर, बहुत सारी कंट्रीज से यूएस को आप वापस आता देखोगे। और उसमें सबसे बड़ा जो होने वाला है, सबसे बड़ा जो शिफ्ट होने वाला है, पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है, वो यूक्रेन होने वाला है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा नुकसान जेलेंस्की का होने वाला है, बिकॉज अभी जितना सपोर्ट जेलेंस्की को मिल रहा है, एक बार डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए, वो सपोर्ट उनको नहीं मिलने वाला, नेटो को सपोर्ट नहीं मिलने वाला यूएस से। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अब इस पॉडकास्ट के बाद, इलॉन मस्क के पॉडकास्ट के साथ बात क्लियरली कह चुके हैं। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले भी बताया कि वो बहुत क्लियर कट पॉलिटिक्स करते हैं। तो यहाँ पर सीरिया की बात करी उन्होंने, अफगानिस्तान इशू की बात करी उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर मिडिल ईस्ट में किस तरीके से यूएस फंस गया है, उलझा हुआ है, उस चीज़ की बात करी, और वो वहाँ से वापस निकलने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर रहना चाहते हैं, किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पज से वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। और जो ये एक्सिस क्रिएट हुआ है ईरान, चाइना और रशिया का, डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि ये एक्सिस भी जो बाइडन की वजह से ही क्लियर हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरे जो इंटरव्यू हुआ, इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें थी, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके और भी पार्ट्स हम बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आई होप आपको ये जो मेजर बातें थी जियोपॉलिटिक्स में, क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से, अब तो ये उन्होंने खुद ही बोल दिया है। तो आई होप आपको इसे क्रक्स पूरा समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लाया है। 15 अगस्त आने वाला है, और 15 अगस्त को देखते हुए अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन का जो कोर्स फीस है, उसको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी, प्लस इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो, उन आंसर्स का इवैल्यूएशन भी होगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है, तो उसके लिए आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करना, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।